हेलो डियर स्टूडेंट, फिजिक्स बाय अजय अवस्थी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज विमीय विश्लेषण का ये तीसरा लेक्चर है। तो कक्षा 11 के सभी विद्यार्थियों के लिए आज हम विमीय विश्लेषण का ये तीसरा लेक्चर पढ़ाएंगे। तो सभी लोग इस वीडियो को प्रारंभ से अंत तक देखें और इसके साथ साथ अपनी कॉपी और पेन आप रख लीजिए और जैसे जैसे हम बताते जाएं आप उसको नोट करते जाइए, समझते जाइए, क्योंकि जब आप अच्छे कर्म करेंगे तभी आपका भाग्य अच्छा होगा। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है भाग्य कर्म से बनता और बिगड़ता है, इसलिए कर्म तो अच्छे करने ही होंगे। मीन्स हमें जो विद्यार्थी हैं, हम जो विद्यार्थी हैं, हमें अपनी किताब कॉपी इनसे प्यार करना होगा, इनको ज़्यादा समय देना होगा। और ज़्यादा समय देने का मतलब हमें अध्ययन ज़्यादा करना होगा, पढ़ाई के लिए हमें ज़्यादा समय देना होगा। जब आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपका कार्य पूरा होगा और कार्य पूरा होगा तो आपका भविष्य अच्छा होगा। इसी के साथ हम विमीय विश्लेषण का ये तीसरा लेक्चर शुरू करते हैं और जिसमें आज हम बताएंगे एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम इनटू अदर सिस्टम। एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। देखिए, समझिए। एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रकों में बदलना। ठीक, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स फ्रॉम वन सिस्टम इनटू अदर सिस्टम। ठीक है, अब क्वेश्चन लेके इसको हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण g का मान, गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। गुरुत्वीय त्वरण g का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। यदि लंबाई को किलोमीटर में एवं समय को मिनट में मापा जाए तो गुरुत्वीय त्वरण g का मान क्या होगा? विमीय विधि से ज्ञात कीजिए। विमीय विधि से ज्ञात कीजिए। अब देखिए, विमीय विधि से हमें यह निकालना है कि पहले g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब है कि लंबाई को मीटर में मापा गया है और समय को सेकंड में मापा गया है। बाद में कह रहा है कि यदि लंबाई को हम किलोमीटर में मापें और समय को हम मिनट में मापें तो विमीय विधि की सहायता से गुरुत्वीय त्वरण g का मान क्या होगा। करेक्ट। तो देखिए कैसे आप इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करना हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, जो पहले g की वैल्यू दी है उसे आप n1 मान लीजिए। n1 इजकल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक,
अच्छा, उसके बाद जी की विमा लिख लीजिए। जिस भौतिक राशि की वैल्यू हमें एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना होगा, हमेशा उसकी पहले हम बीमा लिखेंगे, इसलिए उसकी बीमा आपको याद होनी चाहिए, चाहे याद हो चाहे आपको निकालना आता हो। तो पहले जी की बीमा लिख दीजिए। जी की बीमा, देखिए जी की वही बीमा होती है जो त्वरण की होती है, Lt-2 लिख दिया हमने। ठीक, उसके बाद कैलकुलेट क्या करना है, जो मान बाद में निकालना है किसमें, किलोमीटर और मिनट में, उसको हम N2 कह दिए। ठीक, देखिए अब नियम क्या है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो पहले आप N1 लिखिए, उसके बाद जी की बीमा लिख दीजिए, जी की बीमा लिख दीजिए, फिर N2 लिख दीजिए और फिर जी की बीमा लिख दीजिए। मेथड समझ में आया? पहले N1 लिखेंगे, फिर उस भौतिक राशि की बीमा को लिखेंगे, फिर N2 लिखेंगे, फिर उस भौतिक राशि की बीमा को लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए N1, उसके बाद Lt-2 इक्वल टू N2 Lt-2। अब एक चीज और यहां समझ लीजिए, जो N1 के साथ बीमा लिखी है उसमें हम, ये N1 में 1 लगा है इसलिए इसमें हम 1 लगा देंगे, और जो N2 के साथ हमने बीमा लिखी है, जो कि N2 में 2 लगा है इसलिए उसमें भी 2 लगा देंगे। ठीक, अब N2 इक्वल टू निकालना N2 है, तो N2 इक्वल टू हो जाएगा N1 L1 T1 की पावर -2 अपान L2 T2 -2। ठीक, अब इसको और सिंपल कर लीजिए। N2 इक्वल टू N1 L1 और L2 के एक साथ लिख दीजिए, और इधर T1 और T2 के एक साथ लिख दीजिए। पावर -2 दोनों में है तो हमने होल पावर -2 लिख दिया। ठीक, अब आगे देखिए, यहां समझा रहे हैं हम आपको। अब N2 इक्वल टू N1 जो वैल्यू रखी है वो आप रख दीजिए, रख दिए। अब देखिए L1 L2 है क्या, L1 का मतलब भौतिक राशि की जो विमा है उसकी लंबाई का विमीय संकेत। ठीक, तो L1 की जगह पहले हम उस भौतिक राशि को किसमें मापा गया है उस मात्रक को लिखेंगे, और L2 की जगह बाद में हम जो मापा गया है लंबाई जिस चीज में मापी गई है उस मात्रक को लिखेंगे। तो पहले लंबाई को मीटर में मापा गया है तो L1 की जगह मीटर लिख देंगे, बाद में लंबाई को किस में मापने की बात कर रहा है, किलोमीटर में, तो बाद में हम L2 की जगह किलोमीटर लिख देंगे। ठीक, T1 पहले समय को किस में मापा गया, सेकंड में, तो पहले आप सेकंड लिख देंगे, बाद में जिसमें समय मापने की बात कर रहा है वो T2 की जगह लिखा जाएगा, किस में मापने की बात कर रहा है, मिनट में, तो यहां आप मिनट लिख देंगे। पावर -2 है, -2 लगा देंगे। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, ये हो जाएगा N2 इक्वल टू 9.8 मीटर। यहां जो किलोमीटर है इसको आप मीटर में बदल दीजिए, ये हो गया सेकंड, फिर मिनट को सेकंड में बदल दीजिए, बदल दिए, पावर -2 है, -2 लगा दिए। ठीक, अब देखिए ये मीटर से मीटर कट गया है, सेकंड से सेकंड कट गया। N2 इक्वल टू हो जाएगा 9.8 और ये हो जाएगा 1/1000 इंटू ये हो जाएगा 1/60 की होल पावर -2। ये हो जाएगा N2 इक्वल टू 9.8/1000 इंटू 1 की पावर 1 है, 1 की पावर चाहे जितना हो उसकी वैल्यू 1 होती है, और 60 की पावर हो जाएगा -2। इसको ऊपर ले जाएंगे, अब इधर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो N2 इक्वल टू हो जाएगा 9.8/1000 इंटू 60 की पावर 2। ये हो जाएगा N2 इक्वल टू 9.8/1000 इंटू 60 इंटू 60, ये जीरो कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये हो गया N2 इक्वल टू 9.8 इंटू 6 इंटू 6, इसको चाहे तो और सरल कर लीजिए, 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 18/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा N2 इक्वल टू 35.3 किलोमीटर प्रति मिनट स्क्वायर। ये हो गया
गुरुत्वीय त्वरण का मान कब? जब लंबाई को किलोमीटर में और समय को मिनट में मापा जाए। तो इस तरह हम एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलते हैं। समझ गए? बिल्कुल नोट कर लीजिए जल्दी से इसको। हाँ देखिए, नोट कर लिया, मिटा दिया जाए। देखिए हाँ, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जैसे कहा जाए 1 जूल को अर्ग में बदलिए। 1 जूल को अर्ग में बदलिए। अब देखिए किससे? विमीय विधि से। विमीय विधि से। अब देखिए विमीय विधि से हमको 1 जूल को अर्ग में बदलना है। अब इसको समझा रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप ये देखिए कि एक यूनिट को जो दूसरे यूनिट में हमें चेंज करना है वो दोनों किस सिस्टम में है। ठीक है, जैसे इसमें है जूल। जूल को हमको किस में चेंज करना है? अर्ग में। तो ये जूल जो है ये एमकेएस पद्धति का मात्रक है और जो अर्ग है ये सीजीएस सिस्टम का मात्रक है। बात समझ में आई? एमकेएस पद्धति का मतलब जूल में लंबाई को मीटर में मापा गया है, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा गया है और समय को सेकंड में मापा गया है। अर्ग का मतलब इसमें लंबाई को सेंटीमीटर में मापा गया, द्रव्यमान को ग्राम में मापा गया, समय को सेकंड में मापा गया। तो ये चीज़ पहले आपको क्लियर होनी चाहिए, तभी आप एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदल पाएंगे कि वो किस सिस्टम के हैं। तो हम समझ गए कि ये एमकेएस सिस्टम का है, ये सीजीएस सिस्टम का। इसका मतलब हमको एमकेएस सिस्टम को किस में चेंज करना है? सीजीएस सिस्टम में। तो पहले तो हम क्वेश्चन देखने के बाद ये चेक कर लेंगे। दूसरी बात हम ये चेक करेंगे कि जूल किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो जो जूल है वो कार्य का भी मात्रक होता है, ऊर्जा के भी मात्रक होता है। ठीक है, तो किसी की विमा लिख देंगे, दोनों की विमाएं समान होती हैं। तो फिर हम पहले कार्य की विमा लिख लेंगे। कार्य की विमा। अब देखिए कार्य की विमा क्या होती है? mL2T-2, ये कार्य की विमा होती है। ठीक, N1 इक्वल टू दिया है 1 जूल को ही तो अर्ग में बदलना है, तो N1 की वैल्यू 1 है, 1 जूल। ठीक, N2 हमें कैलकुलेट करना है। अब नियम क्या है कि पहले हम N1 लिखेंगे, फिर कार्य की विमा लिखेंगे mLT-2, उसके बाद फिर N2 लिखेंगे, फिर हम कार्य की विमा लिखेंगे। यहाँ यह N1 के साथ M1 L1 T1 लगाएंगे, N2 के साथ M2 L2 T2 लगाएंगे। बता चुके हैं आपको। अब N2 कैलकुलेट करना है तो लिखेंगे N2 इक्वल टू N1, ये लिखा जाएगा M1 L1 2T-2, यहाँ 2 लिखा जाएगा और नीचे हो जाएगा M2 L2 पावर 2 T2 पावर -2। ठीक, अब इधर देखिए ये हो जाएगा N2 इक्वल टू N1 की जगह हम 1 लिख देंगे और सबको अलग अलग कर दीजिए। ये लिखा जाएगा M1 अपान M2, फिर लिखा जाएगा L1 अपान L2, पावर 2 है तो होल पावर 2 कर दीजिए, फिर T1 अपान T2 की पावर -2 होल पावर -2 कर दीजिए। ठीक, अब देखिए N2 इक्वल टू 1 इंटू M1। अच्छा, M1 का M किसकी यूनिट, किसकी विमा है? द्रव्यमान के। तो देखिए पहले द्रव्यमान को किस में मापा गया? किलोग्राम में। तो M1 की जगह हम किलोग्राम में लिखेंगे। बाद में किस में मापने की बात कर रहा है? ग्राम में, तो नीचे ग्राम लिख देंगे। ठीक,
उसके बाद फिर L1 पहले किस में मापा गया लंबाई को, मीटर में, तो यहाँ मीटर लिख देंगे। बाद में किस में मापने की बात कर रहा है, सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर लिख देंगे, पावर 2 लगा देंगे। उसके बाद पहले समय किस में मापा गया, सेकंड में। बाद में किस में मापने की बात कर रहा है, सेकंड में, पावर -2 है, -2 लगा देंगे। ठीक, अब आगे देखिए, N2 = 1। ये किलोग्राम को आप ग्राम में बदल दीजिए, बदल दिया। अब देखिए इस मीटर को सेंटीमीटर बदल दीजिए, पावर 2 लगा दीजिए। सेकंड तो सेकंड कट जाएगा, 1 की पावर -2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए N2 = 1, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, 1 × 1000 होगा, इंटू ये 100 होगा का स्क्वायर इंटू 1 की पावर चाहे जितना हो वैल्यू 1 होगी। ये हो जाएगा N2 = 10 की पावर 3 हो जाएगा, ये 10 की पावर 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो N2 = हो जाएगा 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4। ये हो जाएगा N2 = 10 की पावर 7 इंटू वैल्यू निकल आई। इसका मतलब कि 1 जूल जो है वो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होगा। ये आंसर होगा। बस समझ में आ गई, करेक्ट। अब इसी तरह अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 न्यूटन को डाइन में बदलिए, 1 न्यूटन को डाइन में बदलिए। अब देखिए बदलने के लिए आप पहले क्या निकालेंगे, ये देखेंगे कौन किस पद्धति का मात्रक है। तो न्यूटन जो है ये MKS पद्धति का मात्रक है, और जो डाइन है ये CGS पद्धति का मात्रक है, और बिल्कुल इसी तरह आप इसको कर लेंगे, करेक्ट हो जाएगा ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नोट कर लिया, ठीक। हाँ, अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जैसे कहा जाए पारे का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। पारे का घनत्व, पारे का घनत्व 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, अब कहता है यदि द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में और लंबाई को मीटर में मापा जाए तो घनत्व की क्या विमा होगी। मीन्स अगर इसको MKS पद्धति में हम मापें तो पारे के घनत्व का मान क्या होगा। बस समझ जाइए, यदि लिखा जाएगा यदि द्रव्यमान एवं लंबाई को MKS पद्धति में मापा जाए तो विमीय विधि की सहायता से, विमीय विधि की सहायता से घनत्व का मान ज्ञात कीजिए, घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, हम आपको समझा रहे हैं। अब पारे के घनत्व की बात कर रहा है, ये जो बात कर रहा है ये N1 दिया है आपका, तो पहले लिख लीजिए N1 बराबर 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया है। ठीक, और MKS पद्धति में मापने की बात कर रहा है, इसका मतलब ये जो चीज दी है ये किस पद्धति की है, CGS पद्धति की है। ये CGS में ग्राम और सेंटीमीटर दिया है, इसका मतलब वो CGS पद्धति में है। इसको हमको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करना है किसमें, MKS सिस्टम में, MKS सिस्टम में इसको हमें कन्वर्ट करना है। ठीक, तो हम समझा रहे हैं आपको, बिल्कुल आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए
n2 आपको कैलकुलेट करना है, ठीक। और पहले आप पारी की उसका घनत्व की विमा लिख दीजिए। घनत्व की विमा, घनत्व की विमा होती है यम एल माइनस 3, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान की विमा m होती है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान की विमा m होती है, आयतन की विमा L³ होती है, ऊपर जाएगा L⁻³ हो जाएगा, ठीक। नियम क्या है, n1 इंटू घनत्व की विमा इक्वल टू n2 इंटू घनत्व की विमा। यहाँ 1 1 लगा देंगे, यहाँ 2 2 लगा देंगे, ठीक। अब देखिए, इसलिए n2 इक्वल टू n1 डायरेक्ट लिखे देते हैं, बता चुके हैं एक बार, m1 अपान m2, और ये हो जाएगा L1 अपान L2 की पावर -3, ठीक। अब देखिए n2 इक्वल टू n1 की जगह n1 की वैल्यू रख दीजिए 13.6 इंटू m1 का मतलब पहले द्रव्यमान किस में, ग्राम में, सॉरी हाँ यम ग्राम में, तो ग्राम लिख दीजिए, अपान m2 किस में किस द्रव्यमान की बात कर रहा है, द्रव्यमान किस में होना चाहिए, किलोग्राम में, तो यहाँ किलोग्राम लिख दीजिए। उसके बाद पहले लंबाई किस में है, सेंटीमीटर में, फिर किस में मापने की बात कर रहा है, मीटर में, यहाँ मीटर लिख दीजिए, और पावर -3 लगा दीजिए। अब देखिए इधर आ जाइए, n2 इक्वल टू 13.6 इंटू ये हो जाएगा ग्राम, और यहाँ किलोग्राम की जगह 1000 ग्राम में बदल दीजिए इसको। और इधर देखिए, ये ऊपर सेंटीमीटर है, नीचे भी सेंटीमीटर आप लिख दीजिए, बदल दीजिए मीटर को सेंटीमीटर में, पावर -3 लगा दीजिए। यहाँ इस मीटर को हमने सेंटीमीटर में बदल दिया। अब देखिए ये ग्राम से ग्राम कट गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, तो n2 इक्वल टू हो जाएगा 13.6 इंटू इसको 1/10⁻³ लिख दीजिए, और इसको लिख दीजिए 1/100 को 10⁻² की पावर -3। ये 100 को हम 10⁻2 लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। ये हो जाएगा n2 इक्वल टू 13.6, ठीक है, और ये हो जाएगा इंटू 1/10⁻3, ये ऊपर आ जाएगा, ये ऐसे लिख दीजिए -3, भाई 1 की पावर चाहे जितना हो उसका मान 1 होगा, तो ये हो जाएगा n2 इक्वल टू 13.6 अपान 10⁻3 इंटू ऊपर ले जाइए तो 10⁻2 की पावर 3 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा n2 इक्वल टू 13.6 अपान 10⁻3 इंटू, और ये हो जाएगा 10⁻6। ये पावर सॉल्व करेंगे 10⁻6, इसको सॉल्व कर लीजिए, n2 इक्वल टू 13.6 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻−3, ऊपर ले जाएंगे -3, तो n2 इक्वल टू आ जाएगा 13.6 इंटू 10⁻+3, भाई 6 -3, तो ये आ गया, किस में आ गया ये वैल्यू, ये वैल्यू आपकी आ गई m के स्पर्धक, मतलब यूनिट लिखी जाएगी किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम, एक मिनट फिर से लिखते हैं, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये एम के एस पद्धति में बदल गया, CGS पद्धति को हमने एम के एस पद्धति में बदल दिया, समझ गए, करेक्ट। इसे नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए, हाँ नोट कर लिया। देखिए अच्छा अगला, हाँ अब देखिए अगला क्वेश्चन। तो इस तरह एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना आपको समझ में आ गया है, ठीक है। अब हम बता रहे हैं कि कोई अगर अशुद्ध समीकरण दिया है तो उसका शुद्ध रूप आप कैसे निकालेंगे। कोई अगर अशुद्ध समीकरण दिया है तो उसका शुद्ध रूप आप कैसे ज्ञात करेंगे। देखिए आवर्तकाल T=2π m/k अशुद्ध है, अशुद्ध है विमी विधि की सहायता से, विमी विधि की सहायता से
शुद्ध रूप ज्ञात कीजिए। शुद्ध रूप ज्ञात कीजिए। अब देखिए शुद्ध रूप आप कैसे निकालेंगे। पहले इसको चेक कर लीजिए शुद्ध है कि अशुद्ध है। ठीक है, कभी कभी आता है कि जांच करते हुए इसका शुद्ध रूप ज्ञात कीजिए। ठीक, जांच भी हम किए देते हैं, शुद्ध रूप निकालना भी आपको बता देते हैं। देखिए ये लिखा है टी इक्वल टू, सोल्यूशन देखिए, टी इक्वल टू 2 यम अपान के। तो टी आवर्तकाल की वही विमा होती है जो समय की होती है। तो पहले टी की विमा आप लिखिए, टी लिखी जाएगी। 2 बता चुके हैं, ये विमाहीन राशि है। ठीक, उसके बाद यम द्रव्यमान है, द्रव्यमान की विमा यम होती है। के को कहते हैं स्प्रिंग बल नियतांक, स्प्रिंग बल नियतांक, फोर्स कांस्टेंट। इसकी विमा आप कैसे निकालेंगे, यह हम आपको समझा देते हैं। के बराबर होता है आरोपित बल, आरोपित बल बटे लंबाई में वृद्धि। तो के बराबर हो जाएगा आरोपित बल की वही विमा होती है जो बल की होती है, MLT-2, और लंबाई में वृद्धि की विमा L होती है। तो के बराबर सॉल्व करेंगे MT-2, ये निकल आई के की विमा। के क्या है, स्प्रिंग बल नियतांक। तो ये हो जाएगा MT-2। ठीक, सभी की विमा आपने लिख लिया और सभी की विमा को आप इस इक्वेशन में रख दीजिए। जैसा कि पहले हम समीकरण की सत्यता की जांच करना आपको बता चुके हैं, इसमें रख दीजिए। टी की जगह टी की विमा लिखिए। हमने कहा था जब विमाएं लिखते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू को नहीं लिखते, 2 कांस्टेंट है, नहीं लिखेंगे। एम की जगह एम की विमा लिख दीजिए और के की जगह के की विमा लिख दीजिए और इसको सरल कर लीजिए। देखिए वो नीचे से ऊपर जाएगा तो m की पावर -1 हो जाएगा, t की पावर +2 हो जाएगा। ये हो जाएगा t इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा m की पावर 0, t की पावर 2। देखिए ना, यहाँ +1, ये -1, +1 -1 जुड़ेगा 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा t इक्वल टू T2। अब देखिए बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा के क्या है, बराबर नहीं है। इसका मतलब कि यह समीकरण क्या है, अशुद्ध है, चूंकि इधर t है और इधर t की पावर 2 है। बात समझे, बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष की विमा के बराबर नहीं है। इसका मतलब समीकरण क्या है, अशुद्ध है, अशुद्ध है समीकरण। बात समझ में आ गई। अब हमें इसका शुद्ध रूप ज्ञात करना है और देखिए शुद्ध रूप कैसे निकालेंगे आप। ठीक, ये आपका दिया है t इक्वल टू 2 यम अपान के। कोई भी इक्वेशन दिया हो, कोई भी समीकरण दिया हो और उसका शुद्ध रूप अगर निकालना है, अगर उसका शुद्ध रूप निकालना है तो नीचे अगर कोई राशि दी है तो बिना उसकी घात में कोई परिवर्तन किए हुए उसे ऊपर लिख लेते हैं। ये अंश में है, ये हर में है। तो हमने क्या कहा कि जब शुद्ध रूप निकालना हो तो हर में अगर कोई चीज़ दी है तो उसे अंश में लिख लेंगे बिना कोई घात में परिवर्तन किए हुए। ये चीज़ याद रखेंगे। तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 2 m के, इसे इक्वेशन 1 कह दीजिए, इसकी पावर a मान लीजिए, इसकी पावर b मान लीजिए। करेक्ट, जैसे आप पहले हम बता चुके इसके पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, आप सबकी विमा आप लिख दीजिए। विमा हम यहाँ आपको बता चुके हैं, देखिए इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी। यहाँ पुट कर दीजिए, टी की जगह टी की विमा लिख दीजिए। 2 विमाहीन होगा, m की जगह m रख दीजिए और k की जगह k की विमा लिख दीजिए। ठीक, सॉल्व कर लीजिए इसे। m की पावर a हो जाएगा, यहाँ m की पावर b हो जाएगा, t की पावर -2b हो जाएगा। ये हो जाएगा t इक्वल टू m की पावर हो जाएगा a + b और t की पावर -2b। ठीक, अब घातों की तुलना करेंगे। इधर यम है, इधर यम नहीं, तो इसकी पावर को 0 के बराबर कर देंगे। a + b = 0। इधर t की पावर कितना है, -2b, इधर t की पावर कितना है, 1, तो 2b को 1 के बराबर कर देंगे। तो 2b = होगा -1, तो b = आएगा -1/2। ये b की वैल्यू हो गई, b की वैल्यू -1/2 आ गई। अब b की वैल्यू यहाँ b की जगह रख दीजिए, a की वैल्यू निकल आएगी।
ए की वैल्यू आ गई 1/2। ठीक, ए की वैल्यू आ गई 1/2। तो इस तरह ए की वैल्यू निकली 1/2 और बी की वैल्यू निकली -1/2। अब इन दोनों की वैल्यू को आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक, इन इक्वेशन 1। अब देखिए, तो ये हो जाएगा t = 2π m की पावर a मीन्स हाफ, और k की पावर b मीन्स -½ ये हो जाएगा t = 2π m की पावर हाफ, इसको नीचे ले तो +½ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t = 2π। पावर हाफ का मतलब वर्गमूल, रूट निकाल रहे हैं, तो इसको रूट में लिख दीजिए, इसको भी रूट में लिख दीजिए। ये हो जाएगा t = 2π, पूरे में अंडर रूट एक साथ लगा दीजिए, m/k। ये आपका शुद्ध रूप निकल आया। इस तरह आप शुद्ध रूप निकालेंगे। बस समझ में आ गई? शुद्ध रूप निकालना समझ गया? इस तरह कोई भी इक्वेशन दिया हो, पहले आप चेक कर लीजिए शुद्ध है कि अशुद्ध, सत्य है कि असत्य। अगर असत्य है तो उसका सत्य रूप आप ऐसे ज्ञात करेंगे। करेक्ट। अब अगला क्वेश्चन देखिए, इसको पहले नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ, अब देखिए, नोट कर लिया। अब अगला क्वेश्चन बता रहे हैं आपको हम। हाँ, अब देखिए, अब हम कुछ दूसरी तरह के क्वेश्चन बता रहे हैं, कुछ टिपिकल बता रहे हैं कि कैसे कोई इक्वेशन दी हो, एक शुद्ध समीकरण दिया है, एक ट्रू इक्वेशन दिया है, और उसमें कुछ भौतिक राशियां दी होंगी और कुछ कांस्टेंट दिए होंगे ए बी सी, उनकी भी माप को निकालनी होगी। उसको आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए क्वेश्चन समझिए। जैसे कहा जाए t समय पर किसी कण का त्वरण, t समय पर किसी कण का त्वरण a = at + b/c+t² द्वारा व्यक्त होता है। विमीय विधि की सहायता से, विमीय विधि की सहायता से A, B और C की विमा ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए कैसे अब विमा निकालेंगे इसकी, समझ लीजिए। देखिए, पहले आप क्वेश्चन लिख लीजिए। ये हमने क्वेश्चन लिख दिया, A = at + b/c+t², ये दिया इक्वेशन। ठीक है। अब इसमें चूंकि ये सत्य समीकरण है, शुद्ध समीकरण है, त्वरण का समीकरण है, एक्सेलरेशन का इक्वेशन है, इसका मतलब कि इसके लेफ्ट हैंड साइड की विमा राइट हैंड साइड के प्रत्येक पद की विमा के बराबर होगा। हमने इसके पहले बताया कि जब समीकरण की शुद्धता की जांच हम करते थे तो वहाँ पे हमने बताया है कि बाएं पक्ष की विमा जब दाएं पक्ष के प्रत्येक पद की विमा के बराबर हो तो समीकरण सत्य माना जाता है। तो यहाँ पे इस पहले से समीकरण सत्य है, इसका मतलब कि बाएं पक्ष की विमा दाएं पक्ष के प्रत्येक पद की विमा के बराबर है। ठीक है। अब देखिए लिखेंगे, ए की विमा बराबर ए टी की विमा। इसका मतलब कि ये जो ए है इसकी विमा ए टी की विमा के बराबर होगा, इसके बराबर होगा, और ए की विमा इसके बराबर होगा, इस पूरे के बराबर होगा। मतलब ये ए की विमा इसके बराबर होगा, ये ए की विमा इस पूरे पद के बराबर होगा। ठीक है। इसलिए ए की विमा बराबर ए की विमा बटे टी की विमा। ठीक। ए त्वरण है, विमा होती है LT-2, लिख दीजिए, अपान टी की जगह टी की विमा लिख दीजिए। जो कह रहा है टी क्या है? समय है। ठीक। ये हो जाएगा LT-2,
इसको ऊपर ले जाइए, t -1 हो जाएगा, गुणा में घाते जुड़ जाएंगे, t की पावर -3 हो जाएगा, t की पावर -2 -1 जुड़ के -3 हो जाएगा। करेक्ट, समझ में आ गया। इस तरह हमने इस a की विमा निकाल ली, इस a की विमा ये हो गई। अब कभी अगर बीमा से पूछा जाए, यहाँ तो केवल प्रश्न कह रहा था कि ए बी सी की बीमा क्या होगी, अगर यहाँ कहा जाए ए बी सी की बीमा और मात्रक निकालिए, तो देखिए मात्रक निकालने के लिए क्या करेंगे आप, जहाँ यल हो वहाँ मीटर लिखेंगे, ठीक, वहाँ पर मीटर लिख देंगे, जहाँ टी हो वहाँ आप सेकंड लिख देंगे, जहाँ यम हो वहाँ आप किलोग्राम लिख देंगे, ठीक, यम की एस पद्धति की बात कर रहे हैं। तो हम उस बीमा से मात्रक भी निकाल लेंगे। देखिए जैसे एल है, एल की जगह क्या लिखेंगे आप, मीटर, टी की जगह क्या लिखेंगे, सेकंड, पावर -3, या इसी चीज को हम लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड क्यूब। बात समझ में आ गई। तो इस तरह आप बीमा से मात्रक भी लिख सकते हैं। अब दूसरी चीज देखिए, इसके साथ साथ एक चीज हमने और बताई थी कि विमा में उन्हीं भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जाता है जिनकी विमाएं बराबर हों। तो देखिए यहाँ C में t² जुड़ा है, इसका मतलब C की विमा इस t² की विमा के बराबर होगा। तो हम लिखेंगे C की विमा बराबर t² की विमा। बात समझ में आई, C की विमा बराबर t² की विमा। तो अब लिख देंगे ये t² मतलब t, पावर लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा t की पावर 2। अब यहाँ पे इसकी यूनिट पूछी जाए, अगर इसकी यूनिट पूछ ली जाए तो क्या हो जाएगा, सेकंड²। अगर इसकी यूनिट पूछी जाए सेकंड² हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला देखिए, अब इस b की विमा हमें निकालना है, तो अब पहले a को आप इसके इक्वल कर दीजिए। देखिए लिखेंगे a की विमा बराबर b/c + t² की विमा। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a × c + t² की विमा बराबर हो जाएगा v की विमा। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा ac + ct² की विमा बराबर हो जाएगा v की विमा। अब देखिए, अब इस b की विमा जो है, अब ये दोनों अब 1 2 3 पद हो गए, इसका मतलब इस b की विमा इसके भी बराबर होगी, इसके भी बराबर होगी। ठीक, तो अब लिख दीजिए b की विमा बराबर ct² की विमा। ठीक, तो ये हो जाएगा b की विमा बराबर c की विमा निकाल चुके हैं आप, t की पावर 2, और ये t की विमा लिख दीजिए, ये हो जाएगा t की पावर 2, t की पावर 4, ये हो जाएगा t की पावर 6। करेक्ट, समझ में आ गया। ये हो गया आपका t की पावर 6, किसकी बीमा, b। अगर यूनिट लिखे तो इसकी यूनिट क्या लिखेंगे हम, सेकंड की पावर 6। अगर यूनिट लिखने की बारी आ जाए तो हम ये लिख देंगे। तो इस तरह a की विमा निकल आई, c की विमा निकल आई और v की विमा निकल आई। b की विमा हम इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, अगर चाहें तो इससे भी निकाल लेंगे, इससे भी इस b की विमा निकाल सकते हैं, a × c। अगर a × c से निकालेंगे तो देखिए क्या हो जाएगी, a की विमा रख दीजिए, c की विमा रख दीजिए, इसकी विमा निकल आएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपकी b की विमा, a की विमा और c की विमा। नोट कर लीजिए इसे। हाँ, नोट कर लिया। अच्छा, हाँ, अब देखिए b की विमा कैसे निकालेंगे। b की विमा, अब जो विमा इसके भी बराबर होगा, इसके भी बराबर होगा। ठीक है, तो अब लिख देंगे b की विमा बराबर ac की विमा। तो a की विमा LT-2 और c की विमा हम निकाल चुके हैं, t की पावर 2। ठीक, तो ये हो जाएगा LT-2 + 2, तो ये हो जाएगा LT की पावर 0, तो ये हो जाएगा L।
ये एल हो गई बी की विमा। अब इसी से चाहें तो हम इसका मात्रक भी लिख सकते हैं, एल की जगह क्या लिखेंगे मीटर, तो मीटर इसका मात्रक भी हो जाएगा अगर कहीं मात्रक लिखने की बारी आती है तो। ठीक, करेक्ट, नोट कर लीजिए इसको। हाँ नोट कर लिया, मिटा दें, देखिए अच्छा। हाँ अब देखिए इसी तरह दूसरा कोई क्वेश्चन हम आपको बता दें कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे कहा जाए कि बल बराबर है अल्फा अपान बीटा स्क्वायर प्लस घनत्व, ये दिया है, और कहा जाए अल्फा और बीटा की विमा ज्ञात कीजिए। अल्फा और बीटा की विमा ज्ञात कीजिए, किससे, विमीविद से। अल्फा और बीटा की विमा आपको ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए कैसे निकालेंगे। बीटा स्क्वायर इसके बराबर होगा, जो उन्हीं भौतिक राशियों को आपस में जोड़ा घटाया जाता है जिनकी विमाएं बराबर हो, ठीक है। तो ये हम लिख देंगे बीटा स्क्वायर की विमा बराबर घनत्व की विमा, तो की विमा, तो ये हो जाएगा घनत्व को लिखेंगे हम ml-3, ml-3। इसीलिए बीटा स्क्वायर की जगह हम बीटा क्यूब भी कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए जैसे बीटा स्क्वायर ना दे के बीटा क्यूब दे दिया जाए, या बीटा की पावर 4 दे दिया जाए, या बीटा की पावर 5 दे दिया जाए, कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, सबको हम निकालना आपको समझा रहे हैं बस। इसे चाहे बीटा स्क्वायर दिया जाए, बीटा की पावर 3 कर दी जाए क्वेश्चन में, या बीटा की पावर 4 कर दिया जाए, अगर बीटा की पावर 3 है तो यहाँ 3 लिख दीजिए, ठीक। अगर 3 है तो देखिए ये इसकी विमा निकल आई, इसलिए बीटा की विमा बराबर, बीटा की विमा हो गई ml-3 और की पावर 1/3। भाई बीटा क्यूब इक्वल टू इतना, तो बीटा इक्वल टू मतलब घनमूल निकालना दोनों तरफ। अगर बीटा स्क्वायर होता तो वर्गमूल निकाल लेते दोनों तरफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो m की पावर 1/3, l की पावर -3/3, तो ये हो जाएगा m की पावर 1/3, l की पावर -1, ये निकल आया बीटा की। बात समझ में आ गई। अब आपको बल की विमा निकालना है, मतलब अल्फा की विमा निकालना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो हो जाएगा बल इंटू बीटा क्यूब प्लस बल इंटू घनत्व बराबर अल्फा के। तो अल्फा की विमा बराबर लिखा जाएगा बल इंटू घनत्व की विमा, बल इंटू घनत्व की विमा, बल की विमा रख दीजिए, घनत्व की विमा रख दीजिए बस। बल की विमा क्या लिखिएगा ml-t-2 और घनत्व की विमा ml-3। इसको सॉल्व कर लीजिए, m की पावर 2 हो जाएगा, l की पावर 1-3 हो जाएगा, t की पावर -2 हो जाएगा, तो हो जाएगा m की पावर 2, l की पावर -2, t की पावर -2। देखिए ये आएगा ना, करेक्ट, समझ में आया। अब देखिए सबको ब्रैकेट के अंदर लिख दीजिए ऐसे, ये इसको भी ब्रैकेट के अंदर कर दीजिए, ये आंसर हो गया। तो अल्फा की विमा क्या निकली, m की पावर 2, l की पावर -2, t की पावर -2। इस तरह आप किसी भौतिक राशि की विमा को निकाल सकते हैं। तो अब इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।